फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आज हम बात करने वाले हैं प्री इक्लेम्शिया के बारे में। ठीक है, तो जो फीटल मेडिसिन के एडवांसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अल्ट्रासाउंड मशीन्स तो बहुत अच्छी आ गई हैं कि हम फीटस में जितनी भी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको हम बहुत जल्दी या 12 हफ्ते में पहचानने की बहुत हद तक हमारे पास में और दी आर्मेंटेरियम्स आर अवेलेबल एंड देयरफॉर वी कैन डायग्नोज ऑल दोज कंडीशंस एट समथिंग अराउंड 12 वीक्स, राइट। लेकिन फिर भी हमको जो हेल्दी बेबी, हेल्दी फीटस, हेल्दी प्रेगनेंसी मतलब टेक होम बेबी ले जाने के लिए जो कायवाद है और जो फाइट है उसमें हम शायद पीछे रह जा रहे हैं। एंड देन इसके दो रीजंस हैं। रीजंस ये है कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को पहचान पाएंगे तभी उसके लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी कर पाएंगे। सो मीनिंग देयर बाय कि जब भी whenever the mother conceives a baby, right, तो वो बेबी माँ के बॉडी में या मदर की बॉडी उस प्रेगनेंसी के फेवर में कुछ रिमॉड्यूलेशन करती है एंड विच इज स्पेसिफिकली टू द यूट्राइन आर्टरीज, राइट। जो यूट्रस जो होता है उसको जो ब्लड फ्लो होती है, यूट्राइन आर्टरीज जो होती हैं वो रिमॉडल होती हैं उसी हिसाब से। सो मीनिंग देयर बाय एज द बेबी ग्रोज एंड passes on from the first trimester to second trimester to third trimester, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे मैटरनल यूट्राइन आर्टरीज और मैटरनल यूट्रस रिमॉडल होता है, यूट्राइन आर्टरीज रिमॉडल होती है एंड देन दे आर कैचिंग अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द बेबी। व्हेन इट डजंट हैपेंस वी लीड टू PIH एंड प्री इक्लेम्शिया। तो एक अच्छा सा केस है आज, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एंड हाउ डू वी प्रिवेंट इट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। This is the scanning done at 12 weeks। तो रेजिस्टेंस इंडेक्स देखिए, राइट का और लेफ्ट का 0.78 है RI, 0.81 लेफ्ट यूट्राइन आर्टरीज, राइट। बायोमेट्री जब हमने करा तो बेबी इज ऑलमोस्ट एट द सेम जेस्टेशनल एज एट लेवल 1, राइट। देन वी फॉलो इट एट 16 वीक्स। सो जो रेजिस्टेंस इंडेक्स है उस पर ध्यान दीजिए, 0.79 ऑन बोथ राइट एंड द लेफ्ट यूट्राइन आर्टरीज। Now the growth lag has started to set in। 3 दिन का ग्रोथ लैग आ गया है। 25 वीक्स में हमने देखा तो जो रीमॉडल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। RI 0.70 है लेफ्ट का, राइट का इवेंचुअली बढ़ गया है, 0.81 हो गया है। और अम्बिलिकल आर्टरी में इवन दो एंडास्टोलिक फ्लो इज देयर बट वेरी हाई रेजिस्टेंस। ग्रोथ लैग स्टार्ट एक हफ्ता 1.5 दिन मतलब 1.5 वीक्स का डिफरेंस आ गया है। प्लेसेंटोमेगाली इज आल्सो स्टार्टेड टू सेट इन। 26 weeks it is an absent endastolic flow, right। and then if you look around for the left uterine artery, so 0.7 के आसपास इसकी RI है और राइट का तो और भी इंक्रीज हो गया, 0.83 हो गया है, राइट। and then if you try to look around कि ये ग्रोथ लैग और हो गई है, ग्रोथ की जो लैग है वो और हो गई है। तो इस ग्राफ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्रोथ डिपेंडेंट हो गई है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लेस देन 5th सेंटाइल है। अम्बिलिकल आर्टरी की रेजिस्टेंस 95th सेंटाइल से भी ऊपर चली गई है, राइट। यूट्राइन आर्टरी की रेजिस्टेंस दोनों ही राइट और लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी की रेजिस्टेंस जो है 95th सेंटाइल से काफी ऊपर चली गई है। दिस इज व्हाट यू डन एज अ क्वाड्रुपल में लो रिस्क है हर एनिप्लॉइडी के लिए। लेकिन अगर इसको देखिए तो अल्फा फीटोप्रोटीन डायमर इनहिबिशन के मॉम वैल्यूज काफी हाई है। ये पॉसिलीज का फेनोमेनन होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये थ्योरम है पॉसिलीज की और इस तरह से यूट्राइन आर्टरीज रिमॉडल होती है। एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी वेसल के थ्रू कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके रेजिस्टेंस 4 गुना घट जाती है अगर आप उसकी रेडियस को आधे से बढ़ा दें तो, राइट। दोबारा बता देता हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड पासिंग थ्रू एनी यूट्राइन आर्टरीज और एनी ऑफ द वेसल इज गोइंग टू डिक्रीज 4 folds if you increase the diameter by half, right। So this is how the remodeling of the uterine artery should happen, right। Now how do you identify is this that usually there is a high resistance at 12 weeks। We expect in 90% of the cases that remodeling to happen at 16 weeks of gestational age, right। At 16 weeks what we can do is this, that we should do a quadruple marker in all the high risk cases, right। It is not to see for Down syndrome। Down syndrome के लिए कोई वो नहीं है। There could be lot of noises around, people telling that the false positivity for the Down syndrome in quadruple marker is very high and you will end up doing a lot of things across. It is not about the aneuploidy that we are talking about, it is about the feto-maternal connect।
right? So there are four hormones. You see the mom values of those hormones and alpha fetoprotein and dimerinibin A, right? And if the mom values of the AFP is greater than 2.5 and 2.25 mom से अगर ज़्यादा होता है dimerinibin A का, then we are at a very high risk into landing up with a PIH or a preeclampsia, right? So this is what has happened in this pregnancy. So we have had told them at 16 weeks when we didn't found and we could not establish the remodeling, and therefore the uterine arteries were almost in the same range. The RI and the PI, they were at 16 weeks, they were in the same range what we've identified at 12 weeks. So we had asked them to do a quadruple marker in which the mom values were very high. Dimerinibin A was 0.8 and similarly 0.6 mom values were both for the alpha fetoprotein and dimerinibin A, suggesting that she might end up with a very high PIH or a preeclampsia at something on 26 weeks. Now at 26 weeks the baby's weight is not that huge that probably you can take something, whether you can do right, you're getting about in this pregnancy में भी 485 grams के आसपास ही baby है. So meaning thereby that we are in the middle of, we are in no man's land, right? And then with an absent endostolic flow, and then we could have started with low molecular weight heparin and all those stuff. Had it been a case, the baby would have been at 28 weeks or probably more than that, and the baby's weight would have been 1.2 kg. So probably we could have taken a call of taking the baby out by doing a cesarean, and we could have taken the baby out with an absent endostolic flow. But at 450 or 500 grams, it would be very, very difficult, meaning thereby that even though you take the baby out, the baby would be there in a NICU for a month and a half. There is a huge financial costs involved. Apart from that, there could be a lot of developmental issues to the baby, and therefore, right, so there are a lot of things to talk about, right? So meaning thereby हम यूट्राइन आर्टरीज की डॉपलर करते हैं 12 हफ्ते पे अमूमन हाई रेजिस्टेंस मिलती है. 90% ऑफ द केसेस के अंदर वो रिमॉडल हो जाती है 16 हफ्ते पे. अगर वो नहीं होती हैं तो क्वाड्रुपल मार्कर कराइए या देखिए उसको, और उसमें मॉम वैल्यूज को देखिए. अगर मॉम वैल्यूज, सो द बेबी स्पीक्स टू द मदर थ्रू द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स, राइट? अगर वो मॉम वैल्यूज उसकी नॉर्मल रेंज में है, मतलब 1.7, 1.8, 1.9 मॉम्स है, देन वी आर हैप्पी. देन प्रोबब्ली वी कैन हैव अ टर्म PIH 38 वीक्स में जाके वी कैन हैव सम PIH एंड preeclampsias. By the time the baby's weight would be 2.2, 2.4 in the worst case scenario also, meaning thereby that it is a take home baby. But if the mom values are very high, then probably what we can deal up with is a thrombophilic phenomenon. We can have a lot of issues. We can have an absent endostolic flows of the baby and all those stuff, and that too happening at 26, 28 weeks. So meaning thereby that growth lag had started at 16 weeks. We had started our journey when the baby was ahead by 2 days. Then at 16 weeks it was a lag of 3 days. At 25 weeks there was a lag of 1.5 weeks, and at 26 weeks the lag increased to something around 2 weeks, right? So the baby didn't fare very well in the mother's uterus, right? So this is how we can sort of anticipate, expect, take an appropriate sort of decisions of doing low molecular weight heparins, right? And then this is how we can counsel. Okay, thank you very much for your patient listening.